सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और सनसनीखेज जराइम की दुनिया की कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जेदा सेहन में निकल आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। एक नौउम्र शागिर्द हाँफता हुआ अंदर आया। ये उन लड़कों में से था जो उस्तादों के लिए मुखबरी किया करते और आसामियों की इत्तलात देते। उस्ताद, लड़के ने कहा, मोटी आसामी है। जूना मार्केट में एक दुकान में बैठा है। वसूलियां करता फिर रहा है। हाथ में थैली है। अगर जल्दी चलो तो शायद। बोहरे और मेमन ताजर जो होलसेल कारोबार करते हैं, एक दिन वसूलियों के लिए निकला करते हैं। अमूमन थैलियों में रकम ले जाते हैं, लेकिन इतने कच्चे नहीं होते कि थैली लहराते हुए भरे बाजार में घूमते फिरें। फिर भी कोई लापरवाह ताजिर किसी उस्ताद का शिकार हो जाता है। मैंने उसे देखा है, लड़के ने कहा। दुकानों पर गया तो उसने थैली हाथ में रखी थी, कपड़ों के अंदर नहीं रखता। जेदे को अपने शागिर्दों पर भरोसा था। वो इतने तरबियत याफ्ता थे कि अच्छी तरह देख कर बता दिया करते थे कि ये शिकार आसान है या उसे नज़रअंदाज किया जाए। जेदा एक कमरे में गया और फर्श पर बिछे बिस्तर के सरहाने के नीचे से एक ऐनक, खंजर, काली टोपी और नकली मूछें निकाल कर पतलून की जेब में डाल ली और उस कमरे के बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ जहां इब्बन की लाश पड़ी थी। मुन्ने, तुम मेरे साथ आओ, जेदे ने कहा। लोंडा आसामी की खबर लाया है। टीपू और बादल, तुम काम में लगे रहो, देर ना करना। थोड़ी देर के बाद जेदा, मुन्ना और लड़का जूना मार्केट के हजूम में चले जा रहे थे। लड़का आगे आगे था और चौकस होकर शिकार को भांप रहा था कि वो कहीं दुकान से उठकर गायब ना हो चुका हो। वो जा रहा है, लड़का पलट कर बोला और आगे निकल गया। एक भारी भरकम मेमन सेठ हाथ में थैली उठाए जा रहा था। धक्कम पेल और अफरा तफरी का ये आलम था कि जैसे उस हजूम का हर आदमी दूसरों को कुचल कर आगे निकल जाना चाहता हो। जेदे की नजरें शिकार पर जमी थीं। वो सिर्फ मौजू, मौका और मुकाम के इंतजार में था। मुन्ना और लड़का अच्छी तरह जानते थे कि उस्ताद क्या दाव खेलेगा और इस मौके पर उन्हें क्या करना है। किसी रिहर्सल या हिदायत की जरूरत नहीं थी। जेदे ने उन्हें ट्रेनिंग दे रखी थी। तीनों सेठ के करीब होकर उसका ताक़ुब करने लगे। लड़का फिर से लौटकर उनसे आन मिला था। जरा आगे जाकर पुरानी कराची की गलियों का वो इलाका शुरू हो गया जहां तीन तीन चार चार मंजिला मकान एक सदी से एक दूसरे के सहारे खड़े हैं। गलियां रोजे अव्वल से धूप को तरस रही हैं और जहां मक्खियों, मच्छरों और खटमलों का बसेरा है, उन गलियों में इस कदर मोड़ और पेचो खम हैं कि इंसान गुम हो जाता है। जैसे अभी जा रहा था कि किसी दीवार ने उसे अपने अंदर जज्ब कर लिया हो। गलियां गलियों में गुम हो जाती हैं। सेठ जब सड़क से मिलने वाली एक गली से दो चार कदम दूर रह गया तो जेदे ने इशारा किया। मुन्ना और लड़का सेठ से आगे निकल गए। उनका आगे निकलना था कि जेदे ने चील की तरह झपटा मारा और थैली उसके हाथ से छीनकर गली में दाखिल हो गया। सेठ जेदे के पीछे दौड़ने लगा तो मुन्ना और लड़का उसके आगे हो गए। सेठ उनसे टकराया तो दोनों एक तरफ हो गए। सेठ के संभलने तक जेदा अगली गली से भी गायब हो चुका था। वो सेठ को साए की तरह नजर आया और गलियों के धुंधलके में तहलील हो गया। जरा सी देर उसके भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी जो सेठ के वावेले में डूब गई। चोर, चोर, ले गया, थैली ले गया। सेठ वावेला कर रहा था, सीना पीट रहा था, लेकिन कराची का हजूम इस कदर जल्दी में होता है और इस कदर हड़बोंग में कि साथ चलते साथी को कोई उठा कर ले जाए तो पता नहीं चलता। दो तीन आदमियों ने जेदे को सेठ के हाथ से थैली छीनकर भागते देखा था। उन्होंने सेठ का साथ दिया और गली में भागे हजूम तमाशा देखने रुक गया। चंद और आदमी ताक्कुब में भाग उठे। मुन्ना और लड़का ही थे जो सेठ के करीबी रिश्तेदार या हमदर्द नजर आते थे। वो सेठ के साथ इस तरह भाग रहे थे जैसे थैली उनकी थी या सेठ उनका बाप था। वो दोनों उस मुख्तसिर से गिरोह के आगे आगे बज़ाहिर घबराहट में भाग रहे थे, लेकिन ये कोई न जान सका कि वो ताक़ुब में रुकावट डाल रहे हैं। वो दोनों कभी उस गली की तरफ इशारा करते, कभी इस गली की तरफ। उस तरफ गया है, उधर जाओ, इस तरफ आ जाओ, वो गया, इस गली में घुस गया। ये चंद एक आदमी गलियों के मोड़ मुड़ते दौड़ते जा रहे थे। मुन्ना और लड़का उनके गाइड बन गए थे। उन दोनों के कदमों में तेजी
اور انداز میں جوش اور ہمدردی تھی۔ گالیاں اتنی بک رہے تھے جیسے چور انہیں مل گیا تو اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ ان آدمیوں میں کسی کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ وہ دوڑ دوڑ کر وہیں آ گئے ہیں جہاں جیدے نے سیٹھ کے ہاتھ سے تھیلی چھینی تھی۔ یہ آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ سیٹھ کو چین کہاں، اس کے ساتھ اب منا اور لڑکا رہ گئے تھے۔ ارے میرے ساتھ چلو نا بھائی، سیٹھ نے مننے اور لڑکے سے کہا۔ میرا سارا مال چلا گیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں سیٹھ، مننے نے کہا۔ سیٹھ، منا اور لڑکا ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک گلی سے ایک آدمی سامنے آیا جس کے سر پر سیاہ ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ، ہونٹوں اور ناک کے درمیان گھنی مونچھیں، ننگے بدن قمیص کندھے پر رکھی تھی جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو ہاتھ میں تھیلی اٹھائے ادھر بھاگتے دیکھا ہے؟ مننے نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم لوگ گھبرائے گھبرائے کیوں ہو؟ ظلم ہو گیا بھائی، زبردست ظلم ہو گیا، سیٹھ نے چلا چلا کر کہا۔ میرا 4,000 روپیہ چھین کر بھاگ گیا ہے۔ 4,000؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تو تھانے جائیے سیٹھ صاحب، بھاگنے اور رونے سے کیا حاصل؟ وہ تو اس گلی سے آگے سڑک پر پہنچ کر موٹر سائیکل رکشے میں چلا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ہاتھ میں ہرے رنگ کی تھیلی سی تھی۔ وہی وہی، سیٹھ نے اچھل کر کہا۔ ہرے رنگ کی تھیلی، منہ پر سرخ رنگ کا ڈورا تھا۔ سیٹھ یہ بھول ہی گیا کہ یہ گلیاں 10 منٹ کے اندر اندر کسی سڑک سے نہیں جا ملتی، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ہرے رنگ کی تھیلی اسے صرف ایک ہاتھ دور اس آدمی کے کندھے پر پڑی ہوئی قمیض کے نیچے ہے جس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ کراچی کا استاد ہے۔ سیٹھ کو اسی قدر معلوم تھا کہ اس کا 4,000 جا چکا ہے اور اب بھاگنا بیکار ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بلند آواز سے رونے لگا۔ سیٹھ کے گرد محلے کے بچوں، عورتوں اور مردوں کا ہجوم جمع ہونے لگا تو جیدہ بہروپ میں منا اور لڑکا وہاں سے کھسک گئے، اور کراچی کے جرائم میں ایک واردات کا اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جیدہ اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک بہروپ میں تھا۔ ڈرائیور انجن کا ڈھکنا کھولے انجن میں جھکا ہوا تھا۔ ایک پولیس کانسٹیبل ٹیکسی سٹینڈ سے 5-6 قدم دور دیوار کے ساتھ کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ وہ بار بار پورے کا پورا منہ یوں کھول رہا تھا جیسے لمحات کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہو، اور ڈیوٹی کے 3-4 گھنٹے نگل کر وہیں سو جانا چاہتا ہو۔ جیدے نے کانسٹیبل کو دیکھا تو قمیض میں لپٹی ہوئی تھیلی کا دھاگا کھول کر اس میں سے 10-10 کے 2 نوٹ نکالے۔ نوٹوں کو ہاتھ میں دبا دبا کر اور مروڑ کر گولی سی بنائی، پھر اس گولی کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی میں پکڑ کر ہاتھ ٹیکسی سے باہر نکالا، اور جب سپاہی نے پھر جمائی لینے کے لیے منہ کھولا تو جیدے نے شہادت کی انگلی سے نوٹوں کی گولی کو غلیل کی طرح نشانے پر پھینک دیا۔ گولی اڑتی ہوئی کانسٹیبل کے منہ پر لگی۔ کانسٹیبل نے چونک کر منہ بند کیا، اس نے نیچے دیکھا اور جھک کر گولی اٹھا لی۔ کھولی تو دیکھا کہ 10-10 کے 2 نوٹ تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جیدے نے نکلی مونچھیں اتارتے ہوئے کانسٹیبل کو آواز دی۔ کانسٹیبل نے ٹیکسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ٹیکسی چلی گئی، سپاہی کی جمائیاں ختم ہو گئیں، اور وہ چستی سے اپنے علاقے میں ٹہلنے لگ گیا۔ کیوں بھائی؟ جیدے نے ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ ہماری ٹیکسیوں کو گاہک مل رہے ہیں یا نہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے گھوم کر دیکھا اور چونک اٹھا۔ استاد! او، تیری قسم میں نے پہچانا نہیں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں استاد، ہم تو تمہارا دیا ہوا کھا رہے ہیں، تم غم نہ کرو، میں تمہاری سب سیٹوں کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ گھر سے ابن کی غیر حاضری کا 7واں روز تھا۔ آج تو وہ دنیا ہی سے غیر حاضر ہو گیا تھا۔ اس کی بیمار بیوی، نوجوان بیٹی اور 5 بچے پریشان حالی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف پیٹ کا مسئلہ ہوتا تو کوئی ہیلا بہانہ کر کے وقت گزار لیتے، بیماری بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر غریب انسان کی طرح ابن کی بیوی نے بھی اپنے آپ کو فریب دے لیا تھا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ گڑبڑ معمولی نہیں تھی۔ اس کے اندرونی اعضاء مفلسی اور نیم فاقہ کشی کی حالت میں اوپر تلے 5 بچوں کو جنم دینے سے بگڑ چکے تھے۔ پیٹ میں شدید درد کے دورے اٹھتے تھے جنہیں وہ اب دبا لینے کی عادی ہو گئی تھی۔ جسم کا خون 5 بچوں نے دودھ کے راستے پی لیا تھا۔ اوپر غربت گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ ابن کی مختصر سی آمدنی تھی جس سے بامشکل روٹی کا دھندا چلتا تھا۔ لڑکی جوان ہو کر مرجھانے لگی تھی۔ اس کی جوانی جاڑے کے چاند کی طرح خاموشی سے گزرتی جا رہی تھی۔ 2 بچے اسکول میں داخل ہوئے تھے لیکن تیسری جماعت سے آگے نہ پڑھ سکے تھے۔ ابن نے انہیں اسکول سے اٹھا لیا۔ اس کے کندھے اس قدر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔
وہ اب دونوں چائے کی ایک دکان پر 15-15 روپے ماہوار اور روٹی کپڑے پر نوکر تھے۔ ننھے ننھے بچے نور کے تڑکے گھر سے نکلتے اور آدھی رات واپس آتے تھے۔ بعض اوقات نیند اور تھکان انہیں گھر تک بھی پہنچنے نہیں دیتی تھی، وہ راستے میں ہی فٹ پاتھ پر سو جاتے تھے۔ 3-4 مہینوں سے ان کے گھر میں 2 پیسے دکھائی دینے لگے تھے۔ ابن اور اس کی بیوی کو امید بن چلی تھی کہ ان کی بیٹی کا شاید بیاہ ہو جائے۔ انہوں نے 2 جوڑے کپڑے بھی بنوا لیے تھے۔ بیوی نے ابن سے پوچھا تھا کہ اسے اتنی زیادہ تنخواہ کہاں سے ملنے لگی ہے۔ ابن نے اسے بتایا تھا کہ وہ 2 جگہوں پر ملازمت کر رہا ہے۔ اس نے بیوی پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ مفلسی اور فاقہ کشی اسے تاریک راہوں پر لے گئی ہے اور وہ اب چور اچکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ تنگ دست کنبہ 7-8 دنوں سے پریشان تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، لیکن فاقے اتنے پریشان کن نہیں تھے جس قدر یہ مصیبت کہ جب سے ابن گھر سے غیر حاضر ہوا تھا، پولیس نے اس کے کنبے کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پولیس کا گواہ تھا، اس کے بغیر کیس کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کی غیر حاضری سے پریشان تھے کہ آخر وہ گیا کہاں۔ پہلے تو کبھی گھر سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ 7 دنوں میں پولیس نے 2 بار آدھی رات کے وقت ان کے کوارٹر پر چھاپا مارا تھا اور گھر میں رکھے زنگ خوردہ ٹرنکوں کو بھی الٹ پلٹ کیا تھا۔ سوئے ہوئے بچوں کو بازوؤں سے کھینچ کھینچ کر جگا دیا تھا۔ ان کی بیمار ماں کو گھنٹہ بھر کھڑا رکھ کر پوچھ گچھ کی تھی۔ جوان لڑکی سے چھیڑ خانی بھی کی تھی۔ بڑے 2 لڑکوں کو تھانے لے جا کر مارا پیٹا بھی، اور 2 راتیں حوالات میں بند بھی رکھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ابن کا عطا پتہ بتا دیں۔ ان 7 دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب پولیس کا سپاہی دن میں 2-3 بار ان کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر نہ گھس آیا ہو، اور دونوں کمرے اچھی طرح نہ دیکھ گیا ہو۔ ابن کی بیٹی مارے شرم کے زمین میں گڑی جاتی تھی، کبھی اس کے گال چھوئے جاتے، کبھی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا۔ صرف بچے تھے جنہیں بھوک لگتی تھی۔ ماں بیٹی کو تو کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ 8ویں رات 10 بجے کے قریب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی خوف سے دم بخود ہو گئیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولتی۔ یہ دستک ابن کی تو نہیں تھی۔ دروازہ پھر کھٹکا تو لڑکی اٹھی۔ یہ دستک پولیس کی بھی نہیں تھی۔ کسی نے سلجھے ہوئے طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ لالٹین ہاتھ میں لے کر لڑکی نے دروازہ کھولا۔ دیکھا تو کوئی اجنبی تھا۔ سیاہ داڑھی، سر پر ململ کی ٹوپی، آنکھوں پر چاندی کے فریم کی اینک، قمیض اور پاجامہ پہنے ہوئے اور اوپر چادر اوڑے ہوئے تھا۔ ابن یہیں رہتا ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ ہاں، لڑکی نے ڈرے ڈرے لہجے میں جواب دیا، لیکن 8-10 روز سے معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ وہ میرا باپ ہے۔ تمہاری ماں کا اب کیا حال ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ برا حال ہے، کوئی علاج تو ہو نہیں رہا۔ لڑکی کو قدرے اطمینان ہوا کہ یہ لب و لہجہ اور صورت پولیس کی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ابن کا دوست ہوں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ لاہور چلا گیا ہے، چند دنوں تک لوٹ آئے گا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ لڑکی خاموش کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اندر نہ آؤ تو بہتر ہے۔ ابن کا پیغام ہے۔ یہ سن کر لڑکی ایک طرف ہٹ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جی تو نہیں چاہتا کہ کسی مرد کو اندر آنے دوں، لیکن تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو۔ وہ جب اندر گیا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ابن کی بیمار بیوی لیٹی تھی۔ زرد چہرے پر بھوک، بے بسی اور خوف کے آثار تھے۔ 2 بچے ایک چارپائی پر میلے کچیلے بستر میں سوئے ہوئے تھے، اور 3 ایک اور چارپائی پر چیتڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ لڑکی پاس پڑی ہوئی چھوٹی سی میز پر لالٹین رکھ کر ماں کی پائنتی پر بیٹھ گئی، اور اجنبی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب بات کی تو اس کے انداز اور لہجے سے ایسی بو آئی جس میں اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ بیمار عورت اور جوان سال لڑکی کے کھچے تنے اعصاب ٹھکانے آنے لگے۔ اجنبی نے ابن کی بیوی سے گھر کا حال احوال پوچھا تو اس نے بڑی تلخ تفصیلات سنا ڈالیں۔ آنسوؤں کی روانی میں اس نے ابن کی گمشدگی، گھر کی ناگفتہ حالت، پولیس کی دست درازیوں اور زیادتیوں کی ایک ایک بات سنائی۔ لڑکی کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو بہن، اجنبی نے کہا، ابن لمبے کام پر گیا ہوا ہے، اس کا غم نہ کرو۔ اس نے چادر میں سے ہاتھ نکالا، ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل تھا۔ اس نے یہ بنڈل ابن کی بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رقم ابن نے بھیجی ہے، 4000 روپیہ ہے۔ نوٹوں کا بنڈل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عورت یوں پیچھے ہٹ گئی اور یوں تڑپی جیسے کالے ناگ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ نہیں، یہ نوٹ مجھے نہ دکھاؤ، وہ علیل سی خودداری سے بولی۔ لے جاؤ یہ دولت۔ نہیں بہن، یہ روپے ہم جیسے غریبوں کی عزت خریدنے کے کام آتے ہیں۔
इब्बन की बीवी ने कांपती लरजती आवाज में कहा, तुम गरीब की बेटी की आबरू जबरदस्ती लूट सकते हो, जैसे राहजन खंजर की नोक पर किसी की जेब खाली करवा लिया करते हैं। 4,000? तुम 4 लाख दो तो भी। तुम क्या कह रही हो बहन? स्याह दाढ़ी वाले अजनबी ने 4,000 रुपये पीछे करते हुए पूछा, किस वहम में पड़ गई हो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? कुरान हाथ में लेकर बात करूं? जिसके हाथ में 4,000 रुपया हो, उसके हाथ में कुरान मजीद एक किताब से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। 4,000 पर गुर्बत बिक जाती है, 4,000 पर ईमान बिक जाता है। अजनबी झुंझुलाया। उसने उस औरत को गौर से देखा, जिसके चेहरे पर मर्ज की नहीं मौत की परछाइयां थीं। वो कोड़ी कोड़ी की अनाज के दाने दाने की मोहताज थी, मगर 4,000 रुपयों को कबूल करने से गुरेज कर रही थी। अजनबी ने उस कमरे को देखा जो काल कोठड़ी जैसा था। छत जालों से अटी हुई और दीवारें बदरंग थी। कमरे में ऐसी बदबू थी जैसे उस औरत ने ये सारे बच्चे अभी अभी जने हों। उस कमरे में एक औरत इज्जत, आबरू और ईमान की बातें कर रही थी। मेरे खामिन ने इतनी रकम कहाँ से हासिल की है? इब्बन की बीवी ने पूछा। वो अपने सारे खानदान को बेच डाले तो भी उसे 4,000 रुपया नहीं मिल सकता। ये तुम जानो और इब्बन जाने, अजनबी ने कहा। मैं उसकी अमानत देने आया हूँ, तुम भी उसकी अमानत हो। उसकी बेटी भी अमानत है, अपनी अमानत लो और मैं जाता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुमने ऐसी बातें क्यों की हैं। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो मुझे बताओ। माँ बेटी को यकीन सा होने लगा कि ये कोई दर्दमंद है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। परेशानी की पूछते हो? इब्बन की बीवी ने कहा। पुलिस ने नाक में दम कर रखा है, हमसे पूछते हैं इब्बन कहाँ है। हम हर किसी से पूछती फिर रही हैं इब्बन कहाँ है। पुलिस वाले ये भी नहीं बताते कि वो इब्बन को क्यों ढूंढ रहे हैं। यहाँ के लोग हमें कहते हैं कि पुलिस को कुछ दे दिलाकर चलता करो। हमारे पास कुछ हो तो दें। तुम बता सकते हो इब्बन लाहौर क्यों चला गया है? मुझे शक होने लगा है कि उसने कहीं डाका डाला है, इसीलिए उसे पुलिस ढूंढ रही है। उसने कहीं भी डाका नहीं डाला, अजनबी ने कहा। तुम ये रकम रख लो, मत डरो। डरूं कैसे नहीं? इब्बन की बीवी ने कहा। कल शाम 450 रुपयों ने हमारी इज्जत लूट ली, अब तुम 4,000 लेकर आए हो। औरत के जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि गुस्से, गम और खून के उबाल को बर्दाश्त कर सकती। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कहा तुमने? अजनबी ने नोटों वाला हाथ पीछे खींचकर हैरत जदगी से पूछा। 450 रुपयों ने क्या किया? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। खुदा गरीबों और लावारसों के घर में लड़की पैदा ना करे, औरत ने रोते हुए कहा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें दौलत का लालच देने आए हो? खुदा के लिए बहन, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। मैं रुपए ले जाऊंगा, लेकिन कुछ बताओ तो सही। कल शाम एक गुंडा आया था, इब्बन की बीवी ने छत पर नजरें गाड़ते हुए कहा, और लड़की उठकर बाहर चली गई। तुम्हारी ही तरह मेरे हाथ में 450 रुपए गिन कर दिए और बहुत देर चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा। बातों बातों में मेरी बेटी को दूसरे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की घुटी घुटी चीखें सुनाई दी। मैंने आवाजें दी, जीनत, जीनत पुकारा। उस मर्दूद ने शायद उसका गला दबा लिया था। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी, बच्चे बाहर निकल गए थे। मैं गिरती पड़ती उठी, उस दरवाजे तक चारपाई के सहारे पहुंची। कवाड़ खोल के देखा तो वो इसके आगे कुछ न कह सकी और हिचकियां ले लेकर रोने लगी। अजनबी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, आंखें जैसे उभर कर बाहर आया चाहती थी। वो अपने होंठ काटने लगा, गुस्से में उठा और नोटों का बंडल इब्बन की बीवी को सीने पर फेंकते हुए बोला, ये 4,000 रुपया इब्बन ने लाहौर से भेजा है। ये तुम्हारे खामिन का रुपया है। मैं और इब्बन एक कारोबार कर रहे हैं। ये मुनाफा है, मैं तुम पर एहसान करने नहीं आया। ये रकम तुम्हारी है। आप हैं कौन? इब्बन की बीवी ने पूछा। आपका नाम पता? मैं कोई भी हूं, तुम्हें इससे क्या वास्ता? सिर्फ ये ख्याल रखना कि किसी को ये इल्म ना हो कि कोई आया था और ये रकम दे गया है। इसे ऐसी जगह छुपा कर रखो जहां पुलिस ना देख सके। सेहन में दबा दो और थोड़ा थोड़ा निकाल कर खर्च करते रहना। इनका बाप कब लौटेगा? थोड़े अरसे बाद, मैं फिर कभी बताऊंगा। और ये पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? एक केस में उसकी गवाही है और कुछ नहीं, तुम घबराओ मत। वो चल पड़ा, फिर रुक गया और बोला, हाँ, ये वारदात सुनकर जरूरी बात भूल चली थी। इब्बन ने कहला भेजा है कि मैं कभी कभी इसी तरह रुपया भेजता रहूंगा। लड़कों को स्कूल दाखिल करवा देना और सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज जरूर करवाना। और बहन, मुझे अपना भाई समझो, मुझे इस लड़की का बाप समझो।
हमारा कारोबार खूब चल निकला है। अब अपने आप को गरीब समझना छोड़ दो। बाकी रहा पुलिस का किस्सा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी ऐसे मकान में भिजवा सकता हूँ जहाँ पुलिस को सारी उम्र पता नहीं चलेगा। भाई मेरे, इब्बन की बीवी ने इल्तजा की, अगर ऐसा कर सको तो बड़ा एहसान होगा। ऐसे ही होगा, उसने कहा, और जिस तरह अंधेरे से नमूदार हुआ था, कमरे से निकला, सेहन अबूर किया और अंधेरे में गायब हो गया। कराची की नमनाक रात गुजरती जा रही थी। नाज अपने कमरे में लेटी ख्यालों के ताने बाने में उलझी हुई थी। थोड़ी देर पहले वो जेदे की डायरी पढ़ती रही थी। उसने जेदे से दिल की बात कह दी थी और आज़ाद होने का मसला तय कर लिया था। तय इस तरह के उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया था और वो सुकून सा महसूस कर रही थी। शाम ही को उसने रिसाले अलग फेंके और मेज की दराज खोलकर जेदे की डायरी निकाल ली। उसमें नाज की अपनी और असलम की दास्तान भी चंद एक फिक्रों में लिखी हुई थी। नाज ने डायरी के बेशुमार औराक पढ़ डाले और उस पर इंकशाफ हुआ कि जेदा सिर्फ जराइम पेशा नहीं, कुछ और भी है। दरिंदा तो है, लेकिन इंसान भी है। नाज को यूं महसूस हो रहा था जैसे डायरी पढ़ने से पहले वो जेदे को बेढब से रूप में देखती रही हो। डायरी में जेदे ने अपनी टूटी फूटी शख्सियत का हर टुकड़ा बेनकाब कर रखा था। नाज डायरी पढ़कर थक सी गई थी, इसलिए नहीं कि वो तवील थी, बल्कि इसलिए कि उसके आसाब इस कदर तलखियों के जिक्र के मुतहम्मिल नहीं हो रहे थे। दो तीन मौकों पर उसके आंसू निकल आए थे। एक जगह जेदे ने लिखा था, आज शाम बचपन के वो दिन याद आते रहे जब मेरी माँ जिंदा थी। माँ के साथ मैं भी मर जाता तो कितना अच्छा होता। नाज ने ये फिक्रा पढ़ा तो डायरी बंद करके लेट गई। उसे भी वक्त के बहते लम्हों के उस पार अपना बचपन खड़ा दिखाई देने लगा। मुन्ना, टीपू और बादल अपने कमरे में चर्च के धुएं में सोने की तैयारियां कर रहे थे। 11:30 बजे। रात उनके सोने का वक्त तो नहीं था, लेकिन इब्बन की लाश के लिए गड़ा जो खोदा तो वो थक गए। ये लोग गुनाहों की दुनिया की मखलूक थे। वो मखलूक जो चोरियां करती है, जेबें काटती है, डाके डालती है और हर वो जुर्म कर गुजरती है जिससे मुहज्जिब दुनिया के इंसान सहम सहम जाते हैं। लेकिन उन लोगों की फितरत और आदात में हेर फेर नहीं होता। आपस में मिल बैठते हैं तो अपने अपने शिकार की बातें कह सुनकर हंसते हैं। जब हंसते हैं तो दिल खोल कर हंसते हैं। मजाक करते हैं तो फहश और उरिया मजाक करते हैं। गाली देना चाहेंगे तो गाली ही देंगे। लड़ने पर आ जाएं तो लड़के ही रहेंगे। दिल में कुछ और जबान पर कुछ और कभी नहीं रखते। उनमें जाहिरदारी नहीं होती, फरमाइशी कह कहे नहीं होते, बेजा खुशामद भी नहीं होती, मुहज्जब सोसाइटी वाली डिप्लोमेसी नहीं होती। वो एक दूसरे के हमराज और हमदर्द होते हैं। अलबत्ता मुहज्जब दुनिया के लोगों में बैठते हैं तो सर तपा फरेब होते हैं। उनकी कस्में झूठी और उनकी मुस्कुराहटें बनावटी होती हैं। वो रोएं तो उनकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते हैं। इसके बरक्स आज रात बादल के दिल पर एक बोझ सा था जो उसने साथियों से छुपा रखा था। एक दो बार जी में आई कि मुन्ने और टीपू को सुना डाले, लेकिन झिझक गया। वो बेचैन सा भी था, लेकिन बेचैनी को भी छुपा रहा था। तीनों अपने अपने बिस्तरों में लेटे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। नाज के खिदमतगार लड़के ने अपने कमरे में से लालटेन उठाई और बाहर निकलकर दरवाजा खोला तो जेदा खड़ा था। सर पर सफेद मलमल की टोपी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर स्याह दाढ़ी, पजामा कमीज पहने हुए और चादर ओढ़े हुए था। वो इब्बन की बीवी को 4,000 रुपया देकर लौटा था। उसने दरवाजा बंद करके दाढ़ी, टोपी और चादर उतार कर लड़के को दे दी। सब कहाँ हैं? उसने पूछा। कमरे में हैं, शायद तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जेदा उस कमरे में चला गया जहां उसके तीनों साथी बैठे हुए थे। वो जब एक दूसरे से मिला करते तो हंसकर मिला करते थे। उस रात जेदा कमरे में आया तो मुन्ना और टीपू तो हंस पड़े, मगर बादल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी ना आई। जेदे का चेहरा भी संजीदा रहा। उसका चेहरा तो अपने उन साथियों को देखकर फूल की तरह खिल जाया करता था। मुन्ने और टीपू ने जेदे की संजीदगी देखी, फिर बादल का चेहरा देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बात थी जरूर। उनका उस्ताद बादल के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। मुन्ने ने जल्दी जल्दी से सिगरेट से कुछ तंबाकू निकाला, उसे हथेली पर रखकर उसमें चरस मिलाई, तंबाकू सिगरेट में भरा और सिगरेट सुलगाकर जेदे की तरफ बढ़ाया। जेदे ने सिगरेट का कश लेकर सिगरेट टीपू को दे दिया। तुम शायद इब्बन के घर गए थे उस्ताद, मुन्ने ने जेदे से पूछा। हाँ। जेदे ने जैसे आह भरी हो कहने लगा, रकम उसकी बीवी को दे आया हूं। उसने बादल की तरफ देखकर कहा,
हमारा दोस्त बादल भी वहां 450 रुपया दे आया है। तुम सब के सामने मैंने इसे 500 रुपया दिया था। अरे, टीपू ने पूछा, पूरे 500 क्यों ना दिए? बादल का रंग उड़ गया। उसने खाली खाली नजरों से अपने साथियों को देखा। तू अनाड़ी तो नहीं साले, मुन्ने ने बादल से कहा। हम चोर हैं, उठाई गिरे हैं। बेईमान तो नहीं, उस्ताद ने 500 की पॉकेट मारी और तूने 50 पर अपना ईमान बर्बाद कर लिया। मुझे 50 का गम नहीं, जेदे ने कहा। इसने एक और झक मारी है, वो मैं इसी की जबान से सुनना चाहूंगा। तुम भी सुनो। बादल ने मुन्ने और टीपू की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा, लेकिन उन्होंने नजरें फेर लीं। वो समझ चुके थे कि उससे कोई नाकाबिले माफी हरकत सरजद हो चुकी है। वो ये भी जानते थे कि रहम की दरखास्त बेकार है। कल तुम इब्बन के घर 450 रुपए देने गए थे? जेदे ने बादल से पूछा। हाँ उस्ताद, बादल ने उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया। ये वो बादल था जिसने तने तनहा दो दो तीन तीन आदमियों का मुकाबला किया था। उसके रिकॉर्ड में डकैती की 3 वारदातें थी। जेदे का वो जांबाज साथी था, लेकिन जेदे के सामने वो अब बिल्कुल बेबस था। वो अपने ऊपर फालिज का असर महसूस कर रहा था। तुमने इब्बन की बीवी को रुपए दिए और उसकी बेटी से क्या सलूक किया? मुझसे भूल हो गई उस्ताद, बादल ने जवाब दिया। क्या मैंने तुम्हें वहां बदमाशी के लिए भेजा था? नहीं उस्ताद, बादल ने डरे हुए बच्चे के लहजे में जवाब दिया। क्या मैंने कभी ध्यान नहीं रखा कि तुम मर्द हो? रखा है उस्ताद। क्या मैंने तुम्हें इब्बन की बेटी को बेआबरू करने की इजाजत दी थी? नहीं उस्ताद। और तुमने उसको बेआबरू किया। बख्श दो उस्ताद, खता हो गई। तुम मरे हुए के सीने पर कूदे हो। जवान लड़की को देखकर उस्ताद, तुम दोनों ने उसका कसूर और बयानात सुन लिए हैं। जेदे ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए मुन्ने और टीपू से पूछा। सुन लिए? क्या ये कसूरवार है? इसमें शक ही क्या है, मुन्ने ने कहा, और टीपू ने तायद में सर हिला दिया। इसे मैं जो भी सजा दूं तुम कबूल करोगे? कर लेंगे उस्ताद, मुन्ने ने कहा। बादल, जेदे ने कहा, तुम जानते हो हम कितने बरसों से इकट्ठे हैं और हमने कहां कहां और कैसी कैसी वारदातें की हैं। कोई एक वारदात बता दो जो मैंने किसी झुग्गी में या किसी क्वार्टर में की हो या तुम में से किसी को करने दी हो। क्या हमने कभी ऐसे घर का ताला तोड़ा है जहां के रहने वाले अपने पेट काट कर अपनी बेटियों के जहेज बनाया करते हैं? मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि आसामी देख लिया करो। पहने हुए कपड़ों से और चेहरे से पता चल जाता है कि ये आदमी आधा महीना तनख्वाह पर और बाकी महीना उधार पर गुजारा करता है। सब ठीक है उस्ताद, बादल ने गिड़गिड़ा कर कहा। ये कसूर माफ कर दो ना, भूल हो गई है। उसने मुन्ने और टीपू की तरफ देख कर कहा, यार, वो लड़की दिल को इतनी अच्छी लगी कि। जेदे ने उसे नंगी गाली देकर कहा, वो मरे हुए बाप की बेटी है। वो उस गरीब बाप की बेटी है जिसने उस बेटी की खातिर अपना ईमान बेच डाला था। जेदे की आवाज में कहर आ गया। दांत पीस कर बोला, इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जो ईमान बेचकर बच्चों को खिला रहे हैं। ईमानदारी ने उन्हें फाके करवाए थे, और तुमने उस बाप की बेटी को बेआबरू किया। बादल तो उसके आगे दब गया था, मगर उसे अचानक गुस्सा आ गया। वो दब इसलिए गया था कि जेदा उसका उस्ताद था। जेब तराशी और कुफल शिकनी के जो हाथ जेदे ने उसे सिखाए थे, वो और कोई नहीं सिखा सकता था। उस्ताद की जितनी इज्जत जराइम पेशा लोगों में है, वो मुआशरे के किसी और शोबे में नहीं होती। उस्ताद का इतना ज्यादा एहतराम शागिर्दों और बालकों के दिलों में इसलिए भी होता है कि उस्ताद उन्हें गिरफ्तार होने से बचाए रखता है। गिरफ्तार हो जाने की सूरत में उस्ताद उनकी जमानत करवाता और उनके घर वालों के अखराजात का जिम्मेदार होता है। पुलिस के साथ राबता रख कर केस गोल करवा लेता या बरी करवा लेता है। बादल जेदे से जो दब गया था, उसकी दूसरी वजह यही थी। जेदे का राबता सिर्फ पुलिस के साथ नहीं, बल्कि उस वक्त के ऐसे ऐसे सियासी लीडरों के साथ भी था जो अक्सर वजीर बनते रहते थे। और जब वो हस्बे इख्तलाफ में होते थे, तो जेदा उनकी बहुत बड़ी ताकत बन जाता था। बादल को जेदे ने संगीन वारदातों में गिरफ्तारी से बचा कर रखा था, मगर अब इब्बन की बेटी के मामले में जेदे ने उसे कुछ ऐसी बातें कह दी कि बादल भड़क उठा। मौलवी ना बनो उस्ताद, बादल ने कहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा है कि गलती हो गई है, माफ कर दो। मैं माफ करना नहीं जानता, जेदे ने कहा। मैं जानता हूं तुम मुझे क्या सजा दोगे, बादल ने कहा। उस्ताद, याद रखो, तुम्हारे पेट में भी माल है। इस मकान में एक लाश दबी हुई है और एक अगवा की हुई लड़की भी है। बादल उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम मुझे सजा दोगे तो मैं भी तुम्हें सजा दे सकता हूं। मुन्ना और टीपू हैरत से बादल को देख रहे थे।
بادل جیدے کا پہلا شاگرد اور ساتھی تھا جو اس کے سامنے اس طرح بولا۔ مننے نے غصے سے اسے کہا، کیا بکتا ہے رے، استاد کے پاؤں پکڑ لے۔ جیدے نے خنجر نکالنے کے لیے ناف پر ہاتھ رکھا تو بادل نے ایک چوکڑی بھری کمرے سے نکلا، اور جتنی دیر میں جیدہ خنجر باہر نکالتا بادل مکان سے نکل گیا۔ تیسرے روز اخباروں میں چھوٹی سی یہ خبر چھپی، آج صبح کھارا در کی ایک گلی میں ایک لاش پڑی ملی جس کے جسم پر خنجروں یا چاقوؤں کے گہرے زخم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ عبدالعلی عرف بادل بمبئیا کی لاش ہے، جو 3 بار کا سزا یافتہ اور 3 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پولیس کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا ہے کہ بادل کو غالباً اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں نے چوری کے مال کی تقسیم پر جھگڑے میں قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ زیر دفعہ 302 درج کر لیا ہے۔ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لاوارث ہونے کی وجہ سے پولیس کے انتظام کے تحت دفن کر دی گئی ہے۔ گرفتاری کبھی بھی عمل میں نہ آ سکی۔ اس رات بادل بھاگ گیا۔ جیدہ اس کے پیچھے گیا اور دروازے سے واپس آ گیا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں ناز اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جیدہ اس کی طرف دیکھے بغیر میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے خنجر میز پر رکھا اور کوہنیاں میز پر ٹیک لیں۔ ناز اس کے قریب آن کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ پریشان نظر آتے ہو، ناز نے کہا۔ ہاں، جیدے نے بے خیالی میں کہا۔ کیوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیدے نے کہا۔ کیوں؟ جیدے نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری ہر کیوں کا جواب دوں؟ جیدے نے میز کے نیچے والی دراز کھولی اور شراب کی بوتل نکال کر اسے کھولا۔ جیدے، ناز نے کہا، شراب چھوڑ دو۔ کیوں؟ جیدے نے بے رخی سے پوچھا۔ مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ کیوں؟ جیدے نے ناز کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ناز نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر پرے رکھ دی اور بولی، کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری ہر کیوں کا جواب دوں؟ ناز کوہنی اس کے کندھے پر ٹیک کر اس پر جھک گئی۔ جیدے نے چونک کر اسے دیکھا، ناز مسکرا رہی تھی۔ ناز نے اس کے ہاتھ سے بوتل اتنی صورت اور ایسی بے ساختگی سے چھینی تھی کہ جیدے کو بری معلوم نہ ہوئی۔ اس نے ناز کی طرف دیکھا، ناز اس پر اور زیادہ جھک گئی۔ تم سو جاؤ، جیدے نے کہا۔ اور تم؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، جیدے نے کہا۔ تم سو جاؤ، جیدے کے لہجے میں اکتاہٹ نہیں تھی۔ ناز نے ڈائری میں اس کا اصلی روپ دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ اتنا کھلنے کی جرت کبھی نہ کرتی۔ جیدے سے بے تکلف ہو جانے میں اسے مسرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ ناز، جیدے نے کہا، سو جاؤ۔ تم بھی جلدی سو جانا، ناز نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور بستر کی طرف چل دی۔ چارپائی پر بیٹھی تو پوچھا، چائے پیو گے؟ نہیں، جیدے نے جیسے بے خیالی میں جواب دیا ہو۔ دوسرے ہی ثانیے چونک کر پوچھا، کیا پوچھا تم نے؟ چائے پیو گے؟ ناز نے کہا، میں نے آج باورچی خانہ بنا لیا ہے۔ ہاں، پیوں گا۔ ناز باہر نکل گئی اور جیدہ خیالوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناز نئی ٹرے میں سجایا ہوا نیا ٹی سیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے جیدے کے میز پر رکھ کر چائے بنائی اور پیالی جیدے کے سامنے رکھ دی۔ جیدے نے پیالی اٹھانے کے بجائے جھک کر ایک گھونٹ لیا، گھونٹ پینے کے بجائے خلاؤں میں گھورنے لگا۔ اس نے گھونٹ اس طرح منہ میں رکھا ہوا تھا جیسے اس کا ذائقہ چکھ رہا ہو یا اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے گھونٹ غیر ارادی سے طور پر نگل لیا، پھر پیالی سے اٹھتے دھوئیں کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں اور پیشانی کے شکن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک اور گھونٹ لینے کے لیے پیالی سے ہونٹ لگائے ہی تھے کہ اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے چائے بہت گرم تھی۔ وہ اپنے آپ میں ایک ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خلا میں گھورا جیسے کسی چیز کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناز، میں چائے نہیں پیوں گا، جیدے نے قدرے اداس سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ گرم تو ہے، پی لو۔ نہیں نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ آخر کیوں؟ اچھی نہیں بنی کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ بہت اچھی بنی ہے ناز۔ اس کے لہجے میں دکھ سا پیدا ہونے لگا۔ ذرا سوچ کر پوچھا، اس چائے میں کیا ہے؟ پھر بلند آواز سے بولا، ناز، لے جاؤ یہ چائے، مجھے ہوٹل کی چائے منگوا دو۔ اس کی آواز میں عجیب سا اتار چڑھاؤ تھا جو ناز نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگی اور اس کی اندرونی کیفیت کسی حد تک سمجھنے بھی لگی۔ جیدے نے افسردہ سے لہجے میں کہا، مجھے ہوٹل کی چائے لا دو، کسی گندے سے باورچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے، بڑے بڑے ہوٹلوں کی استعمال کی ہوئی اور پھینکی ہوئی پتی کی بنی ہوئی چائے جس سے بدبو اٹھ رہی ہو۔ تمہاری چائے میں خوشبو ہے ناز، یہ نئی اور خوبصورت پیالی میں ہے، مجھے ٹوٹے ہوئے گلاس میں چائے پلاؤ
जैसे होटलों में होते हैं। वो खामोश हो गया। उस पर दीवानगी सी तारी होने लगी। पूछा, ये खुशबू कैसी है नाज? सच बताओ, इस चाय में तुमने क्या डाला है? नाज ने उसे नजरें भर कर देखा। उसकी आंखों में आंखें डाल दी। नाज के दिल फरेब होंठों पर ऐसा तबस्सुम था जैसे बच्चा ख्वाब में मुस्कुरा रहा हो। जेदे को मालूम नहीं था कि वो हथकड़ियां तोड़ सकता है, यादों के धागे ना तोड़ सकेगा। जिस माजी को उसने जाने कहाँ फेंक रखा था, वो चाय के लतीफ धुएं में लहरा रहा था। चाय के एक घूंट से ही उसकी हिम्मत पस्त होती जा रही थी। क्या डाला है तुमने इस चाय में? जेदे ने झुंझुलाकर पूछा। औरत की मोहब्बत, नाज ने रोमानी से अंदाज में कहा। जैसे जेदे ने अपने आप से कहा हो। मुझे कुछ याद आ रहा है, एक वारदात, भूली बसरी एक बात। मुझे क्या याद आया चाहता है नाज? वो जरा बुलंद आवाज से बोला। बताओ नाज, बताओ, मैं ये प्याली तोड़ दूंगा। चाय के इस घूंट ने मेरे सीने में आग लगा दी है। अगर जेदे के शागिर्द उसे इस हालत में देखते तो कभी ना मानते कि ये जेदा है। उनका उस्ताद जेदा कभी यूं डगमगा नहीं सकता। वो कभी दोराहे पर खड़ा नहीं हुआ था। नाज ने बायां बाजू जेदे के कंधे पर इस तरह रख दिया कि उसकी गर्दन के गिर्द घेरा बनाता हुआ उसके बाएं गाल को छूने लगा। जेदा औरत के लम्स से नावाकिफ नहीं था। उसने औरतों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी किया था। वो उस मखलूक में से था जो औरत को ही तफरीह का जरिया समझती है। मगर वो औरत के जज्बात भरे लम्स से आशना ना हुआ था, या वो उस लम्स को भूल चुका था जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं होता। अब वो एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा था जिसमें वो दाखिल नहीं होना चाहता था, लेकिन कोई कुवत या कोई कमजोरी उसे आगे ही आगे धकेल रही थी। कोई औरत याद आ गई होगी तुम्हें? नाज ने उस पर झुकते हुए कहा। शायद कोई बहन, शायद माँ, या बसता रसता एक घर। जेदे ने उसकी तरफ देखा। नाज की सांसें उसकी पेशानी पर बिखरने लगीं। रेशमी दुपट्टा उसके गालों को छूने लगा। जेदे ने औरत की उरयानी देखी थी, मगर मस्तूर सानियत की लतीफ लम्स की कयामत खेजी कभी ना देखी थी। नाज की गर्म सांसों ने और दुपट्टे के लम्स ने उसे दीवाना बना डाला। वो अपने आप में ना रहा। किसी पर रहम ना करने वाले खौफनाक मुजरिम की जहनी हालत काबिल रहम हो गई। क्या कहा तुमने? उसने दुखे हुए लहजे में पूछा। फिर कहो नाज। शायद कोई बहन, बसता रसता एक घर, शायद एक माँ। उसने गाल और आगे बढ़ा दिया, शायद इसलिए कि दुपट्टा पूरी तरह उसके गालों को छू सके। नाज के दुपट्टे ने जेदे के माजी का घूंघट उठा दिया। बच्चा शायद माँ के दुपट्टे से खेल रहा था। जेदे ने आहिस्ता से अपना हाथ सिरकाया और नाज के मेज पर रखे हुए हाथ पर रख दिया। मेरे दिल में ये कैसा बोझ है, उसने नाज के हाथ को दबाते हुए कहा, जिससे मैं डर रहा हूं। बहक गए हो जेदे। नाज उस पर इस कदर झुक गई कि उसकी पेशानी के बादल जेदे की पेशानी को छूने लगे। बोलो, तुम और डर? जेदे ने अपना सर और दायां गाल पूरी तरह नाज के साथ लगा दिया। उस पर खामोशी सी तारी हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर जो घुमाया तो उसकी नजरें अपने हाथ पर पड़ीं जिसमें उसने नाज का हाथ थाम रखा था। उसने तेजी से अपना हाथ खींच लिया। तिलिस्म टूट गया। प्यार ने जिस भेड़िए को सुला दिया था वो जाग उठा। नहीं नहीं, वो गम आलूद गुस्से में बोला। मत याद दिलाओ मुझे। ले जाओ ये चाय। औरत की मोहब्बत, एक ढोंग, एक फरेब। वो जमाना बीत गया। 25 बरस गुजर गए हैं। मैं अब लौट के इतनी दूर नहीं जाना चाहता। उसने मेज से खंजर उठाकर कहा। इस मोहब्बत को और गए गुजरे उस जमाने को मैंने इस खंजर की नोक पर रख लिया है। जेदे, नाज ने उसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहा, तुम्हें मोहब्बत की सरखुशी कभी नसीब ही नहीं हुई। तुमने शायद मोहब्बत की ही नहीं, देखी नहीं। मैं तुम्हें वो मोहब्बत दे दूं? अब जो दोनों की आंखें टकराईं तो जेदे के वजूद में जलजले बर्पा होने लगे। फिर एक जानलेवा कशमकश। लो, चाय पी लो। नाज ने प्याली सिरकाते हुए कहा। तबीयत संभल जाएगी। शराब में क्या रखा है? अगर नाज उसका चेहरा छोड़कर प्याली आगे ना सिरकाती तो शायद ये तलिस्म कुछ देर और कायम रहता और जेदा मसहूर होकर घुटनों के बल आ जाता। नहीं, वो कदरे दुखे हुए मगर संभले हुए लहजे में बोला। ले जाओ, उठा लो। इन बर्तनों की चमक में मुझे वो दुनिया नजर आती है जिसे मैं चकनाचूर कर देना चाहता हूँ। मुझे अपनी ही दुनिया में रहने दो नाज। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? नाज ने उसे रोकते हुए पूछा, मगर वो भेड़िए की तरह एक ही जस्त में कमरे से निकल गया। अपनी दुनिया में।
नाज ने भटकती हुई सी गूंज सुनी, फिर ये गूंज भी जैसे जेदे के साथ ही बाहर निकल गई हो, अपनी दुनिया में। रात गुजर गई। नाज जेदे के इंतजार में बेताब थी। चाय के बर्तन अभी तक मेज पर ही रखे थे। नाज जानती थी कि जेदे की वापसी गैर यकीनी है, वो आए ना आए, अपने ही किसी अड्डे या किसी रंडी के कोठे पर जा सोया होगा। उसकी दुनिया वसी थी और ठिकाने बेशुमार, लेकिन नाज शिद्दत से महसूस कर रही थी कि वो आज की रात अकेले नहीं गुजार सकेगी। उसे नींद नहीं आएगी, और जेदा ना आया तो रात भर बेचैन रहेगी। बेकरारी निराली सी थी। रह रह के उसकी नजरें दरवाजे पर जा ठहरती थीं। हर आहट उसे जेदे की आहट मालूम होती थी। चारपाई पर बैठती थी तो उचक कर उठकर सहन में निकल जाती। दरवाजे से जा कान लगाती, फिर लौट आती। उसने अपने आप में रकाबत की चिंगारी सुलगती महसूस की, और वो और ज्यादा बेताब होने लगी। वो उकताकर धड़ाम से चारपाई पर बैठ गई, और उसका दिमाग अपने आप ही किसी और तरफ हो गया। उसे याद आ गया कि वो तो अपने आप को अमीरों और वजीरों की चीज समझा करती थी। सोसाइटी में उसकी बड़ी मांग थी, मगर वो किसे चाहने लगी है? इस ख्याल से वो झींप गई, और ये झींप बड़ी तकलीफ दे थी। उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि वो उस चरसी शराबी गुंडे को नहीं चाहती, और उसे धोखा देकर यहां से भाग निकलेगी। मगर अपनी सोसाइटी को क्या बताएगी कि इतना अरसा कहाँ रही? इस सवाल ने जैसे उसके पर नोच लिए हों। वो झाग की तरह बैठ गई। वो अपनी सोचों में इस तरह उलझ गई जैसे दुपट्टा खारदार झाड़ी में उलझ जाता है। एक तरफ से अलग कर दो तो दूसरी तरफ के कांटे उसे पकड़ लेते हैं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। नाज ने चौंक कर देखा, जेदा खड़ा था। आंखें चढ़ी हुई, सर डोल रहा था। चेहरा शराब की गर्मी और नशे से सुर्ख हो रहा था। टांगें लड़खड़ा रही थी। नाज उठी, मगर आगे ना बढ़ी। जेदे ने क्वाड का सहारा लिया, फिर डोलते डगमगाते कदमों से आगे बढ़ा। उसका जिस्म शल था। दो ही कदम उठाए होंगे कि वो बुरी तरह डोला, जैसे गिर पड़ेगा। सर संभल नहीं रहा था। नाज ने लपक कर उसे थाम लिया और चारपाई की तरफ ले जाने लगी। जेदे का बेजान जिस्म नाज पर गिरा जा रहा था। ये दूसरा मौका था कि नाज और जेदे के जिस्म इस हद तक एक दूसरे के करीब आए थे, वरना जेदा नाज के जिस्म से दूर ही रहा था। नेपियर रोड वाले कमरे में भी उसके करीब नहीं गया था, और उसे अपने कमरे में कैद रख कर भी उसके जिस्म से दूर रहा था। ये भी एक वजह थी कि वो नाज को अच्छा लगने लगा था। आज रात जब जेदा का जिस्म बेबस होकर मुकम्मल तौर पर नाज के बाजुओं में आया, तो उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसकी रूह तक उतर गया, और चंद लम्हे पहले उसके दिमाग में जो सोचें आई थीं, वो धूप के सामने धुंध की तरह उड़ गईं। जेदे के मुंह से बदबू के भभूके निकल रहे थे, लेकिन नाज जैसे उस बदबू से बेनियाज और लाताल्लुक हो गई थी। चारपाई के करीब पहुंचकर उसने जेदे को लिटा देना चाहा, मगर गैर इरादी तौर पर रुक गई। उसने जेदे के माथे तले हाथ रखकर उसके ढलके हुए सर को ऊपर उठाया, और अपना गाल उसकी पेशानी पर इस कदर जोर से दबा दिया कि वो चौंक उठी। खुदा जाने कितनी कुछ पी आए हो, नाज ने उसे चारपाई पर लिटाते हुए कहा। अपनी भी कुछ होश रखा करो। जेदा सुनने और समझने की हालत में नहीं था। नाज जानती थी कि ऐसे मदहोश आदमी को किस तरह संभालते हैं। वो उसे होश में लाना चाहती थी, वरना वो महसूस कर रही थी कि वो सो ना सकेगी। वो अपने आप में ऐसा जज्बा महसूस कर रही थी जिसमें बीवी की मोहब्बत थी, बहन का प्यार और माँ का ईसार था। वो उसे अच्छी तरह लिटाकर बावर्ची खाने में गई और प्याले में पानी भर लाई। जेदे के सरहाने बैठकर रुमाल में पानी भिगोया और तय करके उसके माथे पर रख दिया। जेदा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। रात गुजरती चली गई। नाज जेदे का सर अपने जानों पर रखे उसकी पेशानी को सहलाती भी रही, और भीगे हुए रुमाल से ठंडक भी पहुंचाती रही। वो उस पर कई बार झुकी, उसे शराब की बू बुरी न लगी। बत्ती का तेल खत्म हो गया। शोला कांपा और आहिस्ता आहिस्ता बुझ गया। इस अंधेरे में किस कदर करार था, इस शब्बे बेदारी में किस कदर लज्जत थी। जेदे का सर गोद में रखे उसकी खिदमत में किस कदर सुकून था। नाज ऐसे सरूर से मदहोश होने लगी जिसका जायका उसने पहले कभी न चखा था।